वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। वेलकम टू बच्चों, एसके आज स्टडी हम पॉइंट लोग सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। क्रांति नामक पाठ आपसे के आग्रह है अंतर्गत कि हमेशा एक नए प्लेलिस्ट का प्रयोग करना है। टॉपिक के साथ हाजिर प्लेलिस्ट की हैं। मदद से आज आप की जब टॉपिक पढ़ेंगे है तो कि किसी भी भारत किस प्रकार टॉपिक से को या सब्जेक्ट्स निर्यातक को से या क्लास को पढ़ने में आयातक दिक्कत देश नहीं बन होगी। गया। भारत किस प्रकार से निर्यातक से आयातक देश बन गया। ठीक है बच्चों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। भारतीय वस्तुओं की मांग विश्व में अधिक थी और जो भारतीय उद्योग धंधे थे, व्यापार था, वो काफी उन्नत अवस्था में थे। विश्व के प्राय सभी देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। विदेशों में भारतीय वस्त्रों की काफी मांग थी। वस्त्र, मसाले, गोल मिर्च, इनकी जो वैश्विक मांग थी वो काफी अधिक थी और भारत का हस्तशिल्प काफी विकसित था। अन्य जो छोटे छोटे उद्योग थे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। हर घर में एक छोटा कारखाना उपलब्ध था। हमारी औद्योगिक समृद्धि थी, उन्नति हो रही थी और इसी कारण विश्व का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हुआ। बच्चों, बर्नियर ने लिखा है कि सोना और चांदी भूमंडल के अन्य क्षेत्रों में प्रचलन के पश्चात अंततः हिंदुस्तान में विलीन हो जाने के लिए चले आते हैं। बच्चों, परिस्थितियां बदली, अंग्रेज आए भारत और फर्रुखसियार के फरमान के बाद 1717 में फर्रुखसियार के फरमान के बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। तत्पश्चात धीरे धीरे भारत अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कब्जा जमा लेती है, उसकी औपनिवेशिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभ कृषि, उद्योग और व्यापार को पूरी तरह चौपट कर देती है। बच्चों, कृषि यानी खेती से जहाँ तक संबंध है, तो कंपनी जब अपना शासन यहाँ स्थापित कर ली तो खाद्यान्न की जगह किसानों को के ऊपर दबाव डालना जाने लगा उन फसलों को उगाएं जो अंग्रेजों के व्यापारिक महत्व के थे। यानी अब यहाँ किसानों, जो भारतीय किसान हैं, उनकी नहीं चलती थी। उन्हें दबाव में आकर अंग्रेजों के मुताबिक फसल उगाना पड़ रहा था। तो इस प्रकार कृषि का स्वरूप बदल गया और नई कर व्यवस्था ने उसे पतन तक पहुंचा दिया। अंग्रेजों के जो आंतरिक और चुंगी मुक्त व्यापार थी, भारतीय सामानों की कीमत बढ़ा दी। बच्चों, जो भारत में सामान बन रहा था उसकी मांग बहुत अधिक थी विश्व में। इवन इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा सामान निर्यात हो रहा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उस पर चुंगी लगा दी, उस पर टैक्स लगा दिया और इससे भारतीय सामानों के दाम बढ़ गए। ठीक है, इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारियों को बाध्य होकर अपना माल कंपनी के गुमास्ते तथा एजेंटों को लागत खर्च से भी कम दामों पर बेचना पड़ रहा था। यानी धीरे धीरे जब व्यापार में कमी आने लगी तो भारतीय व्यापारी जो है कम लागत में, यानी जो लागत है उससे भी कम दाम पर अपना सामान बेचने को मजबूर हो गए। ठीक है, तो अंग्रेजों की जो टैरिफ पॉलिसी थी, जो कर नीति थी, वो भारतीय उद्योग को धीरे धीरे चौपट कर दी। इस दौरान आपको पता है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रहा है। बच्चों, औद्योगिक क्रांति होने के उपरांत जब मशीनों से उत्पादन होने लगा तो अंग्रेजी सामान सस्ते थे और इनके कंपैरिजन में भारतीय सामान महंगे थे, क्योंकि भारतीय सामान हाथों से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो उस तरह के उद्योग धंधे लगे नहीं हैं, तो भारतीय सामान अभी महंगे हैं। ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्रांति चूंकि इंग्लैंड में हो चुकी है तो अंग्रेजी सामान सस्ते हैं और भारतीय बाजार में ये सस्ते अंग्रेजी सामान पड़ चुके हैं। ठीक है, यानी भारतीय बाजार सस्ते अंग्रेजी सामानों से पड़ चुका है। ठीक है, इसी दौरान बच्चों
देसी रियासतों का विलय भी हो जाता है, यानी जो राजा महाराजा थे वो उनका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग थे उन्हें उचित संरक्षण नहीं मिल पाया, तो इनका पतन निश्चित हो गया था। बच्चों, धन निष्कासन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे। भारतीय जो धन था वो एक तरफा इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन उस धन का भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा था। समझ रहे हैं? उस धन का भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और ये धन तथा जो कच्चा माल, इस वक्त बच्चों भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है, तो अंग्रेज यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर चुके हैं, अंग्रेजी हुकूमत चल रही है। तो जो भारत में कच्चा माल मौजूद है, रॉ मटेरियल्स जो मौजूद हैं, उनको इंग्लैंड ले जाया जा रहा है, सस्ते दामों पर इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है। तो ये कच्चा माल और जो धन निष्कासन हो रहा है भारत से, ये दोनों इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और इससे भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यानी औद्योगिक क्रांति हो रही है तो कहाँ हो रही है? इंग्लैंड में हो रही है। और किसके कॉस्ट पे हो रही है? भारत के कॉस्ट पे हो रही है। भारतीय हित का नुकसान हो रहा है, इससे भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी नीति थी उसने भारतीय उद्योग को लगभग मृत प्राय बना दिया। ठीक है, और भारत में देसी उद्योगों का पतन सुनिश्चित हो गया। ठीक है, अब भारतीय जो सामान थे, हाथों से बने महंगे सामान, अंग्रेजी सामानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ठीक है, और अंततः 1833 ईस्वी के चार्टर कानून द्वारा अंग्रेजों के भारत में बसने और अस्थायी संपत्ति खरीदने के अधिकार ने अंग्रेजी उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। रेलवे का विकास हुआ, तो रेलवे का विकास बच्चों ये भारत को लाभ नहीं पहुंचाया बल्कि अंग्रेजों को ही लाभ पहुंचाया, अंग्रेजी उद्योगों को ही लाभ पहुंचाया। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय उद्योग धंधे लगभग चौपट हो गए और इनका पतन हो गया। और इस वक्त अंततः भारत सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना है, यानी भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जा रहा है और भारत इंग्लैंड के तैयार माल के बाजार के रूप में उपलब्ध है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के तैयार माल के बाजार के रूप में भारत उपलब्ध है। इस प्रकार भारत आयातक देश बनकर रह गया, यानी जो भारत पहले निर्यातक देश था अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया? आयातक देश बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार भारत एक तरीके से निर्यातक से आयातक देश के रूप में तब्दील हो गया। धन्यवाद।